ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਾਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, हॉलोकॉस्ट होया, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं मुआफ़ी मंगदी हाँ। जूश लोगों के साथ जो ये हुआ अफसोसनाक, कंडोन नहीं किया, कभी कंडेम नहीं किया, मुंह ही नहीं खोला इस बारे में कभी भी। पर हिटलर ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੀ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मिले भी थे। एक और भी बहुत डिस्टर्बिंग फोटो है जिसमें वो हंसी मजाक में खाना खा रहे हैं बैठ के हाइनरिक हिमलर के साथ। हाइनरिक हिमलर दरअसल ये पूरे जो हॉलोकॉस्ट जो हुआ, ये दरअसल हाइनरिक हिमलर का बहुत बड़ा एक रोल था उसमें, कि दरअसल हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ जो ज़ातियाँ हुई वो दरअसल अंग्रेज़ या बाकियों के बनिस्बत ज़्यादा हुई, क्योंकि एक तो उनके ऑफिसर्स ने उनको जो है छोड़ दिया, जापानियों के हाथ में मिल गए। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट हमें सुभाष चंद्र बोस में नहीं दिखता है, और इसीलिए उनकी फैमिली से पहली बार जब किसी ने बोला है कि हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। अब तो खैर जापानियों के साथ उन्होंने कुछ बोला नहीं है, जापानियों के साथ उन्होंने क्या किया वो भी एक बहुत ही जो है खुरेज हिस्ट्री है जिस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इतना एट्रोसिटीज़ जापानीज़ आर्मी ने किया, मलया में हो, बर्मा में हो, और सिंगापुर में आप देखिए, और चाइना में तो किया ही था, कोरिया में उनकी औरतों को जो है उनके साथ जो है बेहुरमती हुई, उनको जो है स्लेव्स बना के, प्रिजनर्स, सेक्स स्लेव्स करके जो पूरी दुनिया में उन लोगों ने भेजा जापानीज फोर्सेस के साथ। तो इसके लिए जो है जापान ने तो अपोलोजाइज किया है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं गया कि अब आप हमारे लोगों के साथ भी बहुत The Harjinder Thin Show। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਾਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂ ਉਸ ਨਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਮਨੀ ਮੁਗਧਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਓਪਨਰ ਔਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਨੀ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। ਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ जी ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। जी जी बिल्कुल। और ये पहली बार हुआ है कि बोस परिवार के किसी मेंबर ने जो है ऐसी चिट्ठी लिखी है सारे जूइश ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ, उनके साथ जो कत्ल गारत उन पर हुआ, जो जुल्म ढाए नाज़ियों ने, उसमें सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उस ज़माने में, और जब ये शुरू हुआ था 1941 में, दरअसल ये हॉलोकॉस्ट की शुरुआत हम देखते हैं कि जब बाकायदा लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा गया, गैस चैम्बर्स में जो है उनका ख़ात्मा हुआ। तो उसी दौरान वो 2 साल 1941 से 43 तक सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में थे, और आज तक जब भी उनका जिक्र होता है उनको एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट फिगर के तौर पे पेश किया जाता है, जो कि वो थे भी, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन कभी भी उन्होंने जो जूइश लोगों के साथ जो ये हुआ अफसोसनाक, कंडोन नहीं किया, कभी कंडेम नहीं किया,
मुंह ही नहीं खोला इस बारे में कभी भी। ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੀ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मिले भी थे। और दरअसल नाज़ी लीडरशिप और भी बहुत से लोग थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी। एक और भी बहुत डिस्टर्बिंग फ़ोटो है जिसमें वो हंसी मजाक में खाना खा रहे हैं बैठ के हाइनरिक हिमलर के साथ। हाइनरिक हिमलर दरअसल ये पूरे जो हॉलोकॉस्ट जो हुआ, ये दरअसल हाइनरिक हिमलर का बहुत बड़ा एक रोल था उसमें, क्योंकि उन्होंने ही फिर वो वानसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाके ये सब ये उन्होंने शुरू किया था। और वो क्योंकि एसएस के भी वो लीडर थे जो दरअसल जो कि डेथ स्क्वाड्स वगैरह, ये सारे डायरेक्टली हिमलर को रिपोर्ट करते थे। तो अब हिमलर जैसे इंसान के साथ आप बैठ के अगर हंसी मजाक कर रहे हैं, और एक और ह्वाकिम फॉन रिबेनट्रॉप के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी जो नाज़ी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो अब जाहिर सी बात है अगर नाज़ी जर्मनी में है तो और इन लोगों के साथ वो मुलाकात तो होगी। लेकिन इन फोटोग्राफ्स को फैमिली के लिए तो खैर बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है कि जब भी ये पब्लिक डोमेन में आता है लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बाय लार्ज क्योंकि हिंदुस्तान में लोग शायद हॉलोकॉस्ट से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, उन्होंने सुना ज़रूर है कि ऐसा हुआ था, लेकिन वो किस तरह से हुआ वो नहीं पता है। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਜਗਿਆਣੇ ਤੋਂ, मेरा ख्याल है जनरल मोहन सिंह हाँ, कैप्टन मोहन सिंह जो दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी के बानी थे। आईएनए 2 थे, ये भी हमें याद रखना चाहिए। पहला जो आईएनए बना उसमें सुभाष चंद्र बोस का कोई रोल नहीं था। ये जब सिंगापुर में सरेंडर हुआ ब्रिटिश फोर्सेस का, जिसमें इंडियन कंटिंजेंट बहुत बड़ा एक उसमें नंबर था उनका, तो ये सरेंडर हो गए 42 में। सिंगापुर पे जापानियों ने फतह पाई। उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जापानियों को, हिंदुस्तानी सिपाहियों को उनके हवाले कर दिया और जाके बोला कि भाई अब आप इनके हवाले हैं। तो बहुत हिस्टोरियंस ने इस पे बात की है कि दरअसल हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो दरअसल अंग्रेज़ या बाकियों के बनिस्बत ज़्यादा हुई, क्योंकि एक तो उनके ऑफिसर्स ने उनको जो है छोड़ दिया, जापानियों के हाथ में मिल गए। जापानियों ने कोशिश की कि इनका जो है इनकी नीयत बदली जाए और जो है इनकी वफादारी जापानियों की तरफ जो है दोबारा रीओरिएंट किया जाए, लेकिन फिर बहुत सिपाहियों ने मना कर दिया था। तब कैप्टन मोहन सिंह उनको कन्विंस किया गया था, वो मलय में कैप्चर हुए थे, तो उनको बोला गया, मेजर फूजीवारा थे जो जापानीज सेल के जो लीडर थे, जो कोशिश कर रहे थे कि ऐसा एक फोर्स बनाया जाए जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है काम करे। कैप्टन मोहन सिंह ने बनवाया फ़ौज, लेकिन उसके बाद जल्द ही उनको पता चल गया कि जापानी दरअसल हिंदुस्तान को आज़ाद करना नहीं चाहते, उनके तो अलग इरादे हैं। तो वो एक डिसएग्रीमेंट हुआ, तो फिर वो अरेस्ट हो गए और पहला आईएनए डिसबैंड भी हो गया था। उसके बाद दोबारा राज बिहारी बोस ने, जब बोस उनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हैं और जापानी ऑलरेडी जो है इस साउथ ईस्ट एशिया में वो फैल गए थे, तब उन्होंने इनसे दरख्वास्त की कि आप आएँ यहाँ पे और इस फौज की आप कमान संभालें दोबारा। तो दोबारा बना आईएनए और इस बार काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो पहली ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਉਹ अपना रूप बदल के दूसरी आज़ाद हिंद फौज ਦੇ दूसरी कमांडर बने। वो कमांडर बने और कैप्टन मोहन सिंह फिर जेल में ही रहे, उनको कभी फ्री नहीं किया गया उस दौरान। तो लेकिन अब जो है सुभाष चंद्र बोस के आने से एक आप कह सकते हैं कि एक डायनेमिज्म जो, और उनका पर्सनालिटी बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, बड़े कैरिज्मेटिक लीडर थे वो, कि उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ा कि एक नया जोश जो है फ़ौज में वो फैलने लगा। बहुत से लोग जो हैं वहाँ जाके शामिल हो गए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग अभी भी वो थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम जो है, क्योंकि इंडियन आर्मी में आज तक जो एक इथोस है वो नाम, नमक, निशान, ये 3 चीज़ें जो है फौजी हमेशा बोलते हैं कि हम अपने नाम, जो अपना जो ईमान है। सो ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। जी बिल्कुल नहीं, और वो बद से बदतर कंडीशंस में वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, प्रिजनर कैंप्स में मर गए। वो मरे भी और बहुत बुरी हालत में। बाद में जब उनको रेस्क्यू किया ऑस्ट्रेलियंस ने तो बहुत बुरी हालत में पाया।
सिख सिपाही थे और पंजाबी मुसलमान सिपाही बहुत से थे उस ज़माने में इंडियन आर्मी में। दरअसल जंग शुरू होने के बाद 1939 में वो आज़ाद हिंद फौज नहीं गए? वो आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने मना कर दिया जाने से, और इस वजह से जो है जापानियों ने बहुत बुरा सलूक किया। सिर्फ जापानियों ही नहीं, इन आईएनए में जो लोग गए उन लोगों ने भी बड़ी ज़्यादतियाँ की। तो ऐसे तो रिकॉर्ड्स हैं कि उनको टॉर्चर किया गया, जिन सिपाहियों ने बोला कि भाई हमने अपना जो है हम ये वादा खिलाफी हम कर नहीं सकते। नून खादा इन्हां दा। हाँ। और उनके जो ऑफिसर्स थे उनके रिकॉर्ड से तो ये साफ जाहिर होता है कि उनको पता था कि जापानी जो जुल्म और सितम का कहर ढाते हुए उनकी फौजें गईं, वो चाइना में गई जापानी फौजें, तो वहाँ पे रेप ऑफ नैनकिंग जो कहते हैं कि वहाँ लोगों को मारा, बटान डेथ मार्च, वहाँ सरेंडर सिपाहियों को मार्च करवा के जो है उनकी जाने गई। डेथ रेलवे जो बना, जो ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई मूवी है, उसमें जो डेथ रेलवे का जिक्र होता है, उसमें तो हिंदुस्तानी सिपाही थे बहुत से, वो मारे गए वहाँ। बहुत बहुत बुरे हालत में लोगों ने जो है सफ़र किया। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਬੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? देखिए, अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े नेशनलिस्ट लीडर हैं। अब तो पिछले कुछ सालों में उनको जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा बताया गया है कि दरअसल हिंदुस्तान में अगर सुभाष चंद्र बोस की हुकूमत आती तो शायद हिंदुस्तान बड़ा एक ताकतवर मुल्क बनता, जबकि पंडित नेहरू जो है वो कर नहीं पाए। तो ये और इसीलिए अब आपने देखा होगा कि इंडिया गेट के सामने जो एक कैनपी खाली रहता था, जहाँ किसी ज़माने में किंग जॉर्ज का बुत लगा रहता था, वो हटा दिया था 60s के दौर में। अब वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का बुत उन लोगों ने बना दिया है, और बिल्कुल वो मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला, कि कोई कांग्रेस लीडर वाला नहीं, जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में वो दिखे हैं। क्योंकि बहुत से जो राइट विंग हिंदुस्तानी लोग हैं उनको एक किस्म की शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई हमने तो है आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पाई, रेवोल्यूशन से या मिलिट्री अप्रेजल अटैक से हमने नहीं पाई आज़ादी। तो इसीलिए जो है एक आप कह सकते हैं कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत लोगों को होता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक रीअप्रेजल होना चाहिए, और शर्मिला बोस ने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि आप चलिए, ये आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि एनिमीज माय फ्रेंड, इस वजह से वो जाके नाज़ीज़ के साथ मिल गए। लेकिन ऐसे बहुत लोग और भी थे जो अंग्रेज़ों से जो है हिकारत करते थे, उनको हिकारत की नज़र से देखते थे, लेकिन जापानियों के साथ या फिर नाज़ीज़ के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने तो साफ साफ बोल दिया था कि टू हेल विथ मुसोलिनी, टू हेल विथ हिटलर। और सुभाष बाबू बदकिस्मती से बड़े इन्फ्लुएंस थे मुसोलिनी से। वो तो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि खुद जब अपनी किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, वो बाकायदा इटली जाके मुसोलिनी को उन्होंने तोहफे में वो दिया था किताब कि आप पढ़ें। और जब पंडित नेहरू उस ज़माने में बोलते थे कि मुझे फैशिज्म से कोई लगाव नहीं है, ये एक जो है कैपिटलिस्ट ऑर्डर का एक ब्रूटल फॉर्म है, तो उनको फिर उनका क्रिटिसिज्म उन्होंने छापा कि भाई आप दरअसल समझ नहीं पाए हैं फैशिज्म को। ये तो बहुत अच्छी बात है, पंडित नेहरू दरअसल गलत हैं। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट हमें सुभाष चंद्र बोस में नहीं दिखता है, और इसीलिए उनकी फैमिली से पहली बार जब किसी ने बोला है कि हमें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, अब तो खैर जापानियों के साथ उन्होंने कुछ बोला नहीं है, जापानियों के साथ उन्होंने क्या किया वो भी एक बहुत ही जो है खुरेज हिस्ट्री है जिस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इतना एट्रोसिटीज़ जापानीज़ आर्मी ने किया, मलया में हो, बर्मा में हो, और सिंगापुर में आप देखिए, और चाइना में तो किया ही था, कोरिया में उनकी औरतों को जो है उनके साथ जो है बेहुरमती हुई, उनको जो है स्लेव्स बना के, प्रिजनर्स, सेक्स स्लेव्स करके जो पूरी दुनिया में उन लोगों ने भेजा जापानीज फोर्सेस के साथ। तो इसके लिए जो है जापान ने तो अपोलोजाइज किया है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं गया कि अब आप हमारे लोगों के साथ भी बहुत बुरा सलूक पर पहली बार ये है कि बोस परिवार दे किसे, हाँ ये पहली बार है मुझे तो अभी इससे पहले कभी कोई दिखा नहीं ऐसे, क्योंकि उनकी फैमिली में जब भी ये बात होती है वो बड़े जो है क्लोज अप हो जाते हैं कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन की नाम जी शर्मिला बोस, हाँ ये शिशिर कुमार बोस की बेटी हैं। शिशिर बोस, शरद बोस जो सुभाष बोस के बड़े भाई साहब थे, उनके बेटे, और शिशिर बोस की बेटी है ये शर्मिला। और फैमिली की तरफ से जो है पहले भी जब उन्होंने लिखा था, और ये शक उन्होंने जाहिर किया था कि क्या जब वो जर्मनी गए थे, क्या इस वजह से गए थे क्योंकि उनकी जो माशूका थी जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की, उनसे बेटी भी अनीता बोस,
एमिली शेंकर, क्या क्योंकि उनसे उनकी आशिकी थी इसीलिए वो गए थे? क्या एक वजह ये भी थी? हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था, ये तो एक था ही, लेकिन क्या एक पर्सनल रीज़न भी था उनके यूरोप जाने का? तो 2005 में शायद उन्होंने EPW में एक मजमून लिखा था, उस पर बहुत जो है कंट्रोवर्सी हुआ था। तो कोई ऐसा एडमिशन वो नहीं करना चाहते फैमिली से जिससे ये पुख्ता हो जाए कि दरअसल ही वॉज अ फ्लॉड पेट्रियट। तो हम चाहते हैं कि जो है वो बहुत बड़े ਪਰ लीडर ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? भारत सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिखा है मुझे, दिया भी नहीं है, नहीं तो न्यूज़ में ट्रेंड होता। लेकिन भारत सरकार भी अब जैसे आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के सरकारों ने एक के बाद एक, और बाद में जो बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई हैं, यहाँ पे ये दोनों सेम पेज पे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईएनए स्ट्रगल को और सुभाष चंद्र बोस को प्रमोट करते हैं। ये दरअसल सुभाष चंद्र बोस आज इतने बड़े हो चुके हैं, उसकी वजह ये भी है कि कांग्रेस ने आज़ाद हिंदुस्तान में उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और ये क्योंकि अब पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। जब भी बाद में अब जब ये कांग्रेस में भी थे और उनसे अलग होने के बाद भी, जब पंडित नेहरू गए थे बंगाल में तो उन्हीं के घर में ठहरते थे। और जब उनकी बेटी अनीता बोस को हिंदुस्तान लाया गया, पंडित नेहरू ने उनको न्योता दिया था, तब भी वो आके उन्हीं के साथ रही थी। तो ये रिलेशनशिप तो पर्सनल लेवल पे थे, पॉलिटिकली इख्तलाफ था इन लोगों में, क्योंकि बोस एक बड़े मिलिटेंट पॉलिसी को फॉलो करते थे। हालांकि यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, वो भी लेफ्ट लीनिंग लीडर थे, सुभाष बोस भी सोशलिज्म से बड़े ਸੁਭਾਸ਼ inspired ਚੰਦਰ थे। ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी जी जी। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ? नहीं नहीं नहीं, ये भी बड़ा अनकंफर्टेबल सी है एक पॉइंट कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में गए, तब वहाँ जो हिंदुस्तानी लोग थे जो उनके हिमायती थे और चाहते थे कि जो है एक जर्मन्स ने एक फौज हिंदुस्तानी प्रिजनर्स के साथ जो है बनाने का सोचा था। फ्राइज इंडियन लीजन बोलते थे, या इसको इंडिश लीजन भी बोलते हैं। तो वहाँ उनको जो है ये टाइटल दिया गया नेताजी। और हिस्टोरियंस का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का, कि ये दरअसल फ्यूरर जो हिटलर को बोला जाता था, ग्रेट लीडर, उससे इंस्पायर्ड है कि आप हमारे ग्रेट लीडर हैं। तो अब बोस ने कभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन फिर उन्होंने कभी इसको नकारा भी नहीं कि आप मुझे ऐसा कोई टाइटल मत दीजिए। और जब आईएनए में पॉलिटिकली बड़े कड़क भी थे काफ़ी हद तक, क्योंकि एक उनमें अप्रिशिएबल चीज़ ये भी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बहुत उन्होंने बातें भी की और काम भी किया। जब आज़ाद हिंद फौज बनाई, आप देखिए उनके इर्द गिर्द जो बड़े सेकुलरिज्म ਦਾ ਤਾਂ बहुत जैसे उर्दू ज़बान पे जो है वो उसको प्रमोट करते थे। उनके सारे जो है, उनका मोटो जो था आईएनए का, इत्तेहाद एतमाद कुर्बानी, जो उनके जो मेडल्स थे, तमगाए बहादुरी वगैरह वगैरह, ये सारे पर्शियनाइज्ड उर्दू ज़बान के थे। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया क्योंकि वो इस चीज़ से तो वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान में अब ऑलरेडी पाकिस्तान और ये क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन हो चुका था 1940 में, तब बोस जो है वो बड़े खौफज़दा भी हो गए थे कि अब कम्युनल पॉलिटिक्स का जो है इसका नतीजा क्या होगा। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ ही साथ, और जो इन्होंने, शर्मिला बोस ने अपने अपॉलॉजी में लिखा है कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि एनिमीज एनिमी फ्रेंड डिक्टम को फॉलो करके उन्होंने नाज़ीज़ के साथ हाथ मिलाया, लेकिन किसी भी प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस में भी कभी उन्होंने नाज़ीज़ की तंकीद नहीं की या फिर ये नहीं बोला कि जो ज्यूइश लोगों के साथ हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई लेटर नहीं, उन्होंने कंडेम नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। हॉलोकॉस्ट। और जब नाज़ीज़ हारे थे, जब ये सरेंडर हो गया था, तब तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो है नाज़ीज़ हार गए हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये दरअसल एक मॉरल करेज का हमें जो है उसकी कमी दिखती है, कम से कम इस स्टैंड में। क्योंकि दूसरी बात जो काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है कि जब हिटलर के साथ मिले थे, उन्होंने ये हिटलर को बोला था कि आपने अपनी किताब मेन काम्फ में हिंदुस्तानियों के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं वो काबिल एतराज़ हैं, तो अब वो चेंज करें अपने पोजीशंस। हिटलर ने नहीं किया, लेकिन अगर आप ये बोल सकते हैं तो आप ये तो बोल ही सकते थे कि जो आप ज्यूइश लोगों के साथ कर रहे हैं वो ਪਰ गलत ਤਾਂ है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਸੀ
मकसद तो यही ਕਿ था। ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। हाँ, और ये दरअसल अब यही बात है कि एनिमी इज माय फ्रेंड, ये हमेशा सही नहीं होता है। कि आप देखिए कि एनिमी है कौन इस केस में। नाज़ी जर्मनी, एम्पायर ऑफ जापान, फैशिस्ट इटली, ये दुनिया की तारीख में इनके जैसा ब्रूटल रजीम कोई रहा ही नहीं है। आप उन लोगों के साथ जाके मिल गए तो आपका सेंस ऑफ हिस्ट्री तो बड़ा मतलब पुअर है, कमज़ोर था, यही हम बोलेंगे। और ये दरअसल इसको रीअप्रेजल करना बहुत ज़रूरी है सुभाष ਇਹ बोस ਕਦੋਂ की। ਮੰਗੀ है जी माफ़ी इन्होंने? अब तब तो अब अभी जो जैसे उन्होंने हाल ही में लिखा है चिट्ठी, अच्छा, ये जीविश हफ्ते ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बस अभी रिसेंटली अब जैसे स्क्रॉल में शायद पहली बार छपा है ये इंडिया का जो आउटलेट है, तो उन्होंने बहुत से जीविश ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा है कि आई अपोलोजाइज फॉर दिस। और ये कहना ज़रूरी है क्योंकि फिर कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की, अपोलोजाइज नहीं किया, जस्टिफाई करते रहे कि दरअसल वो तो दोस्ती करने के लिए गए, दोस्ती करने के लिए नहीं गए थे, वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाह रहे थे। लेकिन बड़े लंबे वक्त तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे और वो उस फैशिस्ट पॉलिटिक्स से तो वाकिफ़ थे और फैशिस्ट लीडर्स को बड़े सराहते भी थे। तो ये चीज़ बड़ा डिस्टर्बिंग सा है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी में ये चीज़ हमें दिखती है कि एक डे, क्योंकि अब हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, अच्छा ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान में दरअसल एक डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है। आज़ाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को भगाने के बाद हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। और वो चाहते थे कि फैशिज्म और कम्युनिज्म, जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, उसका एक मर्जर हो, एक सिंथेसिस हो, जिससे साम्यवाद करके एक नया फिलॉसफी हम उस पे हम चलाएंगे। बाद में 1944 तक आते आते हमने देखा कि फैशिज्म लफ्ज़ उन्होंने हटा के नेशनल सोशलिज्म यानी कि नात्सिज्म, आज हालांकि नात्सीज को भी फैशिस्ट ही बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में फैशिस्ट इटालियंस थे और जो है नात्सीज अलग थे, तो उन्होंने बोला 44 में आते। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿੱਟ नहीं आएगी। फिट नहीं आएगी कम से कम शुरू के कुछ सालों में, बाद में देखा जाएगा अगर हिंदुस्तानी जो है उस हिसाब से कैपेबल हो जाते हैं। लेकिन तो क्या जब हमने आज़ाद होते ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिए, पहला इलेक्शन 1952 में हो गया, क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस यही आइडियाज़ को लेकर के आते और वो चाहते थे, जब उन्होंने आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद कायम की, तब वहाँ हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर और ये सारे टाइटल्स उन्होंने खुद को दिए, जिसमें से हेड ऑफ द स्टेट वो चाहते थे कि जब आज़ाद हो जाए हिंदुस्तान, वो उसको जो है अपने पास ही रखेंगे, तो वो बने रहेंगे हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर डिक्टेटोरियल एक सेटअप होता तो हिंदुस्तान का तस्वुर क्या हम कर पाएंगे एक एज अ डिक्टेटरशिप? ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। जी। ਪਰ ਇਸ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ नहीं आया। अभी तक ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, लोग ज़रूर उनको जो है अब सोशल मीडिया पे तो उनकी तनकीद हो ही रही है और लोग उनके अपने परिवार वाले भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें बोस फैमिली में भी स्प्लिट है। उनके कुछ लोग तो वो ये मानते हैं कि बोस का खात्मा हो गया था 1945 में एक एयर क्रैश में, और बाकी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो दरअसल जो है रशियंस के पास चले गए, वो गुलाग में उनको रखा। तो ये बहुत वाहियात है। हाँ, मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थोड़ी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। थैंक यू।